11 साल का ये जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या खास इस कार्यकाल से जुड़ी वो बातें हैं जो जनता के बीच में आप इस वक्त रखना चाहेंगे? आज विश्व की इकोनॉमी में हम 4th नंबर पर आकर पहुंचे हैं और बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर भी हम जाएंगे। ये 100 दिन जो हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे इन 100 दिनों को देखते हैं? मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, इन 100 दिनों की तुलना आप केजरीवाल जी के कार्यकाल से कर ही नहीं सकते। दिल्ली में हमने जो जो वादे किए थे, हम एक भी वादे से पीछे नहीं हटे हैं। केजरीवाल जी तो हमेशा ये कहते रहे कि भाई देखिए, मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा। आयुष्मान योजना जो दिल्ली में एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, पूरे देश में हो रही थी, केवल केजरीवाल जी वो नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय मोदी जी को जाएगा। अक्सर ये प्रश्न चिन्ह जो है विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगते रहे कि देखिए विदेश यात्राएं हो रही हैं लेकिन लाभ क्या है? ये पहलगाम वाली घटना, इस प्रकार की घटना होने के बाद एक तुर्कस्तान और एकाध कंट्री जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, वो छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहा। किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। अपने देश में ऑपोजिशन इस तरह की बातें कर रहा है, सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी को फटकार भी लगाई हाई कोर्ट ने कि इस तरह की बातें आप ना करें। और ये रवैया आखिर क्यों रहता है? ये इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि यहाँ सबूतों की बात है तो सबूत मांगे जा रहे हैं। इसके पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब भी केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया था कि इसके प्रूफ कहाँ हैं, जनता को बताओ, इस बातों का जवाब दो। तो लोगों का भरोसा मोदी जी पर है, उन्होंने ये करके दिखाया। मिलिट्री की कौन सी बातें लोगों से शेयर करनी है और कौन सी नहीं, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखकर, उसका प्रोटोकॉल देखकर वो की जाती है। ये माना जा रहा है कि मोदी जी की राह पर ही योगी जी चल रहे हैं। जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं घरों घरों में थी या अन्याय बर्दाश्त कर रही थी, उनको न्याय देना और मुख्य प्रवाह में लाने का काम मोदी जी ने किया। ये नाम परिवर्तन की जरूरत क्यों है? ये बदलाव क्यों? 370 कानून हमारे देखते देखते कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा हमें भी कभी नहीं लगा था। जो जनसंघ के जमाने से हम नारे लगा रहे थे, पर हमें नहीं लगा था, मोदी जी ने वो करके दिखाया। पहली बार हम बिहार को ऐसा देख रहे हैं कि बिहार का भी आदमी पूरे देश में जो रोजगार के लिए बाहर जाता था, वो अब जाता नहीं है। राजनाथ जी, आडवाणी जी, नितिन जी, अमित शाह जी और वेंकैया नायडू जी, 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का मुझे मौका मिला। देश में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जब जब ये परिवर्तन होते हैं, देश की जनता के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सवाल उन राजनेताओं से भी होते हैं जो देश की जनता के लिए काम करते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं और देश को आगे बढ़ाने का दायित्व उन पर होता है। बावजूद इसके कभी जनता संतुष्ट होती है, कभी असंतुष्ट भी रहती है। ऐसे में ही सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कई सवाल उनके जहन में होते हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, जनता के सवालों के जवाब देने के लिए मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी। कई सवाल हम उनसे पूछेंगे और उनसे जवाब लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने बीजेपी के साथ अब काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर से आपने काम करना शुरू करा एक कार्यकर्ता के तौर पर। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में, केंद्र में आपकी अच्छी भूमिका रही। इसके अलावा आप पार्टी से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भी शामिल रहे जो बहुत ही अहम रहे। ये पूरा सफ़र आपका अभी तक का कैसा रहा? देश की राजनीति में और सामाजिक जीवन में मैं गए 50 सालों से हूँ। 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई थी, उस समय मैं एक जेल में और मेरे पिताजी एक जेल में इस प्रकार का कारावास हमने सहा है। उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने 8 साल काम किया और भारतीय जनता पार्टी का बेसिक लेवल से काम करते करते महाराष्ट्र में अहिल्यानगर जिले का मैं अध्यक्ष था और गए 25 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और वेंकैया नायडू पार्टी के अध्यक्ष थे, तब मैं पार्टी का कार्यालय मंत्री के रूप में दिल्ली में आया था। फिर अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का मौका मुझे मिला। मैं राजनाथ जी, आडवाणी जी, नितिन जी, अमित शाह जी, ऐसे सभी 4-5 और वेंकैया नायडू जी, 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का मुझे मौका मिला। और गए 25 साल का जो दिल्ली का मेरा अनुभव है, इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों का मैं साक्षी रहा हूँ, उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ
और बहुत अच्छा काम करने का मौका मुझे मिला। बिल्कुल, वो तो हमने देखा भी है। और इसके साथ साथ सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे पार्टी में अगर हम कहें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी आपने काम किया, आपने हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली का प्रभार भी संभाला। दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें, रेखा गुप्ता सीएम है, नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है बीजेपी ने यहाँ इसके साथ ही पेश किया। ये 100 दिन जो हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे इन 100 दिनों को देखते हैं? हालांकि विपक्ष तो अभी भी संतुष्ट नहीं है, कई कमियां, कई त्रुटियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं, चाहे विधानसभा के भीतर हो या उसके बाहर भी। लेकिन इस 100 दिन के जो कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी का इस कार्यकाल की शुरुआत 100 दिन पूरे हुए हैं। इस 100 दिन का आकलन करते समय पहली भूमिका भी हम ध्यान में रख के इसका आकलन कर सकते हैं। 10 साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रही। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार के वादे लोगों से किए थे, जिस प्रकार का उनका वर्किंग था, उस कार्यशैली से दिल्ली की जनता नाराज थी, निराश थी, हताश थी। उनके सामने एकमात्र सॉल्यूशन था, एकमात्र अल्टरनेट था, वो भारतीय जनता पार्टी का था। हालांकि दिल्ली का राज छोड़कर सांसद सातों के साथ भारतीय जनता पार्टी के आते थे, कारपोरेशन में, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का राज था। यानी दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पर केवल दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल की सरकार आई और वो 10 साल रही। उस कार्यकाल में दिल्ली पिछड़ गई। दिल्ली देश की राजधानी होते हुए यहाँ जिस प्रकार का काम चलना चाहिए था, उस परफॉर्मेंस दिल्ली को मिला नहीं। और दिल्ली की जनता ने हताशा में आज आम आदमी पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल शुरू होकर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, इन 100 दिनों की तुलना आप केजरीवाल जी के कार्यकाल से कर ही नहीं सकते। इतना अच्छा कार्यकाल रेखा जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का। एक तो ये थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीते हैं, लोगों की अपेक्षाएं इतनी बड़ी है, और उस सब आशाओं को खरा उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी ने जो टीम दी है, जो मंत्रिमंडल दिया है, उसमें लोग खुश है। हर रोज नई घोषणा हो रही है, जो हम कर सकते हैं उसकी बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और जिन जिन बातों पर हमने क्रिटिसिज्म किया था, आंदोलन खड़े किए थे, उन सब से निकलकर पार्टी परफॉर्मेंस दे रही है। हमें मालूम है लोगों की उम्मीदें हमसे है, और वो पूरी करने के लिए, खरा उतरने के लिए पार्टी केडर के साथ पार्टी के लीडर्स भी लगे हुए हैं। और इस 100 दिन का कार्यकाल बहुत ही समाधानकारक। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि भाई जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए हैं। महिलाओं के लिए चाहे पेंशन देने की बात हो, इसके अलावा और भी कई अन्य ऐसे काम हैं जिनको विपक्ष ये मानता है कि बीजेपी ने जैसा कहा वैसा नहीं किया है। तो क्या अभी वो सब चीज़ें जो हैं एक पाइपलाइन बनाकर उस पर काम किया जा रहा है, या दिल्ली की जनता ने जितने भी दिल्ली की जनता से बीजेपी ने जो वादे किए थे, दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें थीं, उनको भी पूरा करने में भी गुंजाइश है, वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही ख़राब स्थिति में जो है वो बीजेपी के हाथ आई हैं, अब उसे ठीक करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देश के प्रधानमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का ये आग्रह रहता है पार्टी के अंदर भी कि जो बात हम कर सकते हैं वो ही बोलनी चाहिए। पार्टी का मैनिफेस्टो ये हमारा वचन पत्र है, और उसको खरा करना, इसलिए पार्टी के मैनिफेस्टो में वही बातें बोलनी चाहिए जो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा तो दिल्ली में हमने जो जो वादे किए थे, हम एक भी वादे से पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, मैटर ऑफ टाइम रहता है। कोई भी काम इंप्लीमेंट करते समय सरकार की यंत्रणा, ब्यूरोक्रेसी, उसकी डिसीजन मेकिंग और पार्टी का कार्यकाल, इस सब बातों का कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। पर हम किसी से भी मुकरे नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति एग्जीक्यूट करते हुए हमने पहली बार पूरे सभी स्कूलों में हमारे लोग प्रवास कर रहे हैं, वहाँ की खामियां ढूंढकर। खुद मुख्यमंत्री भी स्पॉट पर जाकर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, और शैक्षिक सुविधाएं के लिए लोगों को आसानी से प्रवेश मिलना चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और लोगों का रास्ता प्रशस्त होना चाहिए। इसमें हम कटिबद्ध है। दूसरी बात आप देखेंगे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर गए 10 साल में एक भी नया रोड नहीं बना था, नया कुछ काम नहीं हुआ था। इस सरकार के कार्यकाल में वो काम गति से शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात, आयुष्मान योजना जो दिल्ली में एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, पूरे देश में हो रही थी,
केवल केजरीवाल जी वो नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय मोदी जी को जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी तो हमेशा ये कहते रहे कि भाई देखिए, मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा। ये आरोप भी लगता रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी ने केवल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मेडिसिन नहीं है, और बाकी सब बातें तो पेशेंट्स की वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं है। इस प्रकार की स्थितियाँ थी। पहली बार रेखा जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है और आज तक 571 लोगों ने उसका फायदा भी लिया है। तो वो शुरू हुआ है, लोगों को 60 साल के ऊपर के सब लोगों को इस प्रकार की सुविधा सरकार दे रही है और दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। तो ऐसी सब बातों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एग्जीक्यूशन दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में 5 केजी अनाज फ्री देने की योजना भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जो बातें हमने बोली है उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का क्लाइमेट, जिसके कारण हर दिल्ली वाले का कुछ आयुष का कुछ साल कम हो रहे थे, ऐसी चर्चा थी, उस पर यह सरकार ध्यान दे रही है। और दिल्ली का वातावरण अच्छा रहे, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के लोगों को दिल्ली का आकर्षण रहता है। एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का मोदी जी का सपना साकार करने के लिए रेखा गुप्ता जी और उनकी टीम पूरी कटिबद्ध है और वो निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपके इस जवाब से दिल्ली की जनता को भी जवाब मिल गया होगा। अब बात तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने वाले हैं, इस कार्यकाल पर भी कर लेते हैं। विपक्ष तो कभी संतुष्ट रहता नहीं है। जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी तो असंतुष्टि बीजेपी की भी रही है हमेशा कांग्रेस से। ऐसा ही कुछ कांग्रेस का भी कहना है। कहा है कि कई बार हम देख रहे हैं, कई बड़े ऐसे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के या फिर अन्य किसी दलों के भी, उनका यही कहना है कि जितना कहा था वो हो नहीं रहा, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी कमियां, खामियां जो है उन्हें नजर आ रही हैं। ऐसे में 11 साल का ये जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या खास इस कार्यकाल से जुड़ी वो बातें हैं जो जनता के बीच में आप इस वक्त रखना चाहेंगे? मोदी जी के केंद्र के 11 साल और उसके पहले उनके गुजरात के सीएम के रूप में 14 साल, ऐसे 25 साल का कार्यभार उनका लोग देख रहे हैं। पहले गुजरात मॉडल उन्होंने एस्टेब्लिश किया, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही थी और उसी गुजरात मॉडल के आधार पर हम केंद्र में सत्ता में आए हैं। केंद्र में भी सत्ता में आकर 11 साल पूरे हुए हैं। मुझे कहने में आनंद है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है और इस भारत में लगातार 11 साल सत्ता में रहते हुए लोगों को परफॉर्मेंस देना, और केवल हम नहीं कह रहे, आज विश्व की इकोनॉमी में हम 4th नंबर पर आकर पहुंचे हैं और बहुत जल्दी 3रे नंबर पर भी हम जाएंगे। ये कभी देश ने सोचा ही नहीं था। इतनी योजनाएं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम मोदी जी के कार्यकाल में जो चल रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं कोरोना के पीरियड का देख रहा हूं। उस समय पूरे विश्व को लगा कि भारत का इतना बड़ा लोक संख्या और यहाँ का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, इतने डॉक्टर्स कम है, हॉस्पिटल्स कम है, नर्सेस की कमी है, मेडिसिन नहीं है, कैसे होगा इस देश का? पर भारत ने ये करके दिखाया। ये सब बातें कम होने के बावजूद भारत उससे बाहर निकला। सबसे कम हानि हमारी हुई, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है और उल्टा हमने तो वैक्सीन का निर्माण कर कर लोगों को तो फ्री वैक्सीन दी, उसके साथ साथ पूरे विश्व में ये वैक्सीन फ्री पहुंचाने कर हमने ये मैसेज दिया कि हम जो सब लोग वसुधैव कुटुंबकम वाली जो कल्पना हमारी है, सब लोग सुखी रहे, निरामय रहे और उसके लिए हमारा जो योगदान है हम करेंगे, ये भारत ने सिद्ध किया। तो इसलिए आज देश की इकोनॉमी भी स्टेबल है, देश का महंगाई का निर्देशांक सबसे कम है, देश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत, और वो तो हमने देखा है G20 के समय, और ये सब करते समय हमारा देश का कल्चर, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी ये सब विशेषताएं मोदी जी ने लोगों के सामने रखी है। इसके पहले कोई विदेश का डेलीगेशन आता था तो ताजमहल का मोमेंटो छोड़ के कुछ दिया नहीं जाता था। ये मोदी जी है जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनको भगवत गीता भेंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए उनको गंगा आरती के लिए लेके जाते हैं, खुद नेपाल में जाते हैं तो भगवा वस्त्र परिधान कर कर, भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर पूरे विश्व को संदेश देते हैं। ये भारत की पहचान है, ये भारत का सत्व है, ये भारत का सत्व जगाकर पूरे देश को इसमें शामिल करना और देश के हित की पॉलिसीज बनाना, ये मोदी जी का कार्यकाल की विशेषता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स
मोदी जी के 11 साल की हम कह सकते हैं, और लोग उसका अनुभव भी कर रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं, ये कहा जा रहा था, अक्सर ये प्रश्न चिन्ह जो है विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगते रहे हैं कि देखिए विदेश यात्राएं हो रही हैं लेकिन लाभ क्या है। हालांकि उसका लाभ देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर नज़र भी आया है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सब चीज़ें हैं। बावजूद इसके कई ऐसे दावे किए गए कि सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, विदेशों से हमारे जो संपर्क हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो बहुत ही बेहतर हो रहे हैं। लेकिन कई विदेशी मुल्कों की अगर हम बात करें, ये रिश्ते कहने में बेहतर थे, लेकिन जब हमने इनसे थोड़ा और गहराई से देखा तो वो निकल नहीं पाए। अभी अभी लेटेस्ट घटना जिसका दखल लिए बगैर आज की मुलाकात हमारी ख़त्म नहीं हो सकती, ये पहलगाम वाली घटना। इस प्रकार की घटना होने के बाद एक तुर्कस्तान और एक आध कंट्री जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, वो छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहा, किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। भारत की भूमिका इस सब बातों में मोदी जी ने पहले भी कही है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, पर जो कोई हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपको ध्यान में आएगा 15 दिन तक जो उसका जवाब देने का काम हुआ, तब तक पूरा देश शांत था, किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिए, कोई राजनीति नहीं हुई। क्या क्यों? इसके पीछे भरोसा था कि प्रधानमंत्री चुप नहीं बैठेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो बता रहा था जब वो। निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूं, ये देश की क्रेडिबिलिटी है। देश के प्रधानमंत्री ये बात छोड़ेंगे नहीं और इसका ठीक जवाब दे देंगे। ये पहले ही भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये कर कर मोदी जी ने बताया है। हमारा अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने की ताकत केवल मोदी जी रखते हैं। हाँ भाई, हमारे 4 IAS IRS जो जिन्होंने क्लियर किया, वो 4 बच्चे भी इस घटना में पाकिस्तान के जेल में बॉर्डर पर पकड़े गए थे। वो जो चारों में मेरिट में आए थे, उनको भी वापस सही सलामत लाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में ही होता है। तो ये मोदी जी किसी के नज़र में नज़र देकर देखने वाले मोदी जी हैं, और इस देश का इस प्रकार का एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। इसलिए भारत के पक्ष में अभी बड़े बड़े देश, किसने ओपनली भूमिका ली, किसने कूटनीति की, उनको भी भारत के लिए संकट यह है कि भारत ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। इसलिए भारत बढ़ेगा तो उनका भी कुछ कम होता है। तो उनके सब लोग सब बातें स्पष्ट नहीं बोल सकते, पर आतंकवाद के खिलाफ किसी ने भी ओपनली समर्थन नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ हम हैं और हमने वो करके दिखाया। और मोदी जी ने जिस प्रकार का कीर्तिमान इस कार्यकाल में हमारे मिलिट्री ने स्थापित किया, इसमें स्वाभाविक रूप से प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का ही था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जाजू जी। लेकिन अगर हम बात करें विदेश में, सब हमारे साथ थे, जैसा आपने कहा कि जब ऐसा हुआ अमेरिका भारत के साथ था। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आप लड़िए, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसा मुल्क रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ अभी तक लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। ऐसे में जो साथ जो है वो तो मिला, विदेशों से भी मिला, लेकिन अपने ही देश में अपोजिशन इस तरह की बातें कर रहा है, सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी को फटकार भी लगाई हाई कोर्ट ने कि इस तरह की बातें आप ना करें। और ये रवैया आखिर क्यों रहता है? ये इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि यहाँ सबूतों की बात है तो सबूत मांगे जा रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक में मांगे गए और अब फिर से सबूत मांगे गए और सबूत मिले हैं, बावजूद इसके इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ये कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मिलिट्री में और डिफेंस में जो बातें होती है वो जरूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंटली जनता तक वैसे की वैसे सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। फिर भी इस बार तो हमने बहुत बदलाव देखा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सारी डिटेल्स जो हैं वो लोगों के बीच में रह के साझा की गई हैं। इसके पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब भी केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया था कि इसके प्रूफ कहाँ हैं, जनता को बताओ, इस बातों का जवाब दो। तो लोगों का भरोसा मोदी जी पर है, उन्होंने ये करके दिखाया। मिलिट्री की कौन सी बातें लोगों से शेयर करनी है और कौन सी नहीं, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखकर, उसका प्रोटोकॉल देखकर वो की जाती है। पर मोदी जी ने एक बात तो सिद्ध कर दी कि एक भी मिसाइल उनकी भारत पर गिरी नहीं, उसको हवा में खत्म करने का काम हमने किया। दूसरा, मोदी जी आने के पहले तक 8,000 करोड़ का डिफेंस के हथियार बाहर से आते थे, हम इंपोर्ट करते थे। आज ये हथियार एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के रूप में 24,000 करोड़ के हथियार हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के हथियारों की भी टेस्ट हो गई, उसका भी मार्केट हो गया और पूरे विश्व ने देखा भारत की क्या ताकत है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद की लड़ाई हम तो पहले से ही लड़ते आए, और मोदी जी ने अभी भी कहा कि हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जब कभी ऐसी रिएक्शन आएगी तो उसका हम जवाब देंगे, और देश की जनता को भी भरोसा है मोदी जी जिस प्रकार से कटिबद्ध है देश का सीना ऊंचा करने के लिए, वो कभी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, और वो पूरे देश ने देखा भी है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल जो है लोगों के बीच में रखा है प्रधानमंत्री जी ने। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत के साथ जो चीन के रिश्ते हैं, जग जाहिर है बहुत बेहतर यथार्थ के धरातल पर तो कम से कम नहीं रहे हैं। हमने देखा है जब भी चीन को मौका मिला है, चीन ने भारत के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की जो हरकतें हैं वो की हैं। अभी अगर पाकिस्तान के साथ जब भारत के रिश्ते अभी तलखी देखी जा रही थी, लगातार जो है हमले भी हो रहे थे, ऐसे में चीन का स्टैंड था सीधे तौर पर कि वो पाकिस्तान के साथ है। देखिए जैसे ही युद्ध थोड़ा सा विराम लगता रहा, चीन ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो पाकिस्तान के साथ है, उससे पहले नहीं, हथियार भी पाकिस्तान को दिए। तो ये जो त्रिकोणीय एक हिसाब जो बनता है भारत, चीन और पाकिस्तान का, इसे आप कैसे देखते हैं? और चीन की पॉलिसी आखिर क्या है? भारत के लिए तो कम से कम बेहतर नहीं है। चाइना के इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो और भारत ने जब से स्वदेशी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी, अदरवाइज इससे पहले हम सुनते रहते थे कि मेड इन चाइना, इस तरह की बातें। हाँ, ये सब बातों को जो प्रोत्साहन दिया है मोदी जी ने, लोग स्वदेशी का अनुकरण कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से चाइना का कामकाज यहाँ पर कम हो रहा है, सीमित हो रहा है। दूसरा, लोगों को यह मालूम है कि चाइना से हमारी जो टक्कर है, इसीलिए वो भारत को कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा है, और जहां भी मौका मिले इस प्रकार की वो बातें करते हैं, तो वो हमारे बॉर्डर को भी अस्वस्थ करता है, और इसी प्रकार की भूमिका वो भारत के खिलाफ लेता है। पर हमने ये सिद्ध कर दिया, और उसी कारण है पूरे विश्व में आज एक जहां पोटेंशियल है, ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन भारत है, जो चाइना से शिफ्ट हुआ है, और अनेक उद्योग वहां से उठकर भारत में अपना पैर जमा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को तो देश के इस प्रकार के टाइम अपनी एक नीति का भी पुनर्विचार करना चाहिए। हम तो उस पार्टी से, अटल जी हमारे नेता थे, और नरसिंह राव जी ने उनको विदेश में भेजा था देश का नेतृत्व करने के लिए। पाकिस्तान में जाकर उन्होंने भारत की स्तुति की, तो वहां के पत्रकार ने पूछा, अरे आप तो इतने बड़े वक्ता है, आपके भाषण हम सुनते हैं, आप सरकार पर इतनी क्रिटिसिज्म करते हो, और आप यहाँ तो उनकी तारीफ करते हो। तो अटल जी ने कहा, ऐसा है, मैं यहाँ मेरे पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करने आया हूँ, मैं मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बाहर, देश के बाहर कौरव 100 कौरव और 5 पांडव नहीं है, हम 105 है, वयम पंचाधिकम शतम, ये उनका जवाब था। और आज दुर्दैव से हमारे देश के विपक्ष के नेता विदेश में जाके जो हल्की टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार की बातें देश के प्रधानमंत्री, देश के मिलिट्री, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग इन पर करते हैं, ये देश का दुर्दैव है। मुझे लगता है कि देश की जनता इसको पसंद नहीं करती। देश के वाइडर इंटरेस्ट में जब कभी ऐसे मौके आते हैं, पूरे देश को एकता से, चुनाव के समय राजनीति होगी, इस विषय में राजनीति नहीं होगी, ये देश की जनता मानती है और वैसे ही फॉलो करती है। और देश की जनता तो ये भी मानती है जाजू जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी जो चीज़ सोच लेते हैं वो करते हैं, जो देश हित में होती है उसे करते हैं, भले ही विपक्ष का सामना करना पड़े, लोगों के सवालों के जवाबों का सामना करना पड़े, सवालों का सामना जो है वो करना पड़े। ऐसे एक एग्जाम्पल है यूसीसी। हमने देखा कि इस पर बात तो बहुत वक्त से हो रही थी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ तो सीधा उत्तराखंड से हुआ, और उत्तराखंड के बाद अब पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये भी एक कड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। देखिए बहुत सारे निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से, जिसमें 3 तलाक सबसे अहम रहा, जिस पर कई वक्फ का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो इस तरह की कई बातों का जो सामना है, ऐसे विपक्ष का या इस तरह के सवालों का जो सामना है वो मोदी सरकार करती रही है। अब ऐसे में यूसीसी की अगर हम बात करें, इसके लिए भी बहुत जो है घमासान हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया, बावजूद इसके हो गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं और लोगों के बीच में इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या और बताना चाहेंगे? मोदी जी के कार्यकाल में 3 तलाक का कानून पारित हुआ, आज देश में एग्जीक्यूट हो रहा है। राजीव गांधी जी के टाइम लोग खुश हैं। हाँ, लोग खुश हैं, और जिन लोगों के लिए हुआ वो खुद भी खुश हैं। जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं घरों घरों में थी या अन्याय बर्दाश्त कर रही थी, उनको न्याय देना और मुख्य प्रवाह में लाने का काम मोदी जी ने किया।
राजीव गांधी जी के टाइम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर कर ट्रिपल तलाक को एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं बताई थी। ये मोदी जी ने करके दिखाया। राम मंदिर जैसा सपना इस देश का था, देश के अस्मिता का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ और उसका अभी तो दूसरा फेज भी पूरा हो गया है, और जितने बड़े पैमाने पे भक्त वहां पर जाते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, ये तो भी देश में कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ। ये मोदी जी की अचीवमेंट है। 370 कानून हमारे देखते देखते कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा हमें भी कभी नहीं लगा था। जो जनसंघ के जमाने से हम नारे लगा रहे थे पर हमें नहीं लगा था, मोदी जी ने वो करके दिखाया। तो कश्मीर में भी वो हुआ। तो ये सब बातें मोदी जी जो बोलते हैं उसमें पीछे नहीं हटते। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मोदी जी ने करके दिखाई है। उसमें से एक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उसके देश में इतने बड़ी चर्चा हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की देश में चर्चा हो रही है। तो इन सब का माहौल बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से सबके सलाह लेकर उसको आगे बढ़ाना। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, वो सरकार को दी है और पार्लियामेंट पे वो रखी गई है। बहुत ही जल्दी उसका भी एग्जीक्यूशन होगा देश में। पर सब विषयों में लोगों की अनुकूलता, लोगों का संवाद करके करने की मोदी जी की स्टाइल है। उसी का एक पार्ट आप देखेंगे, अभी सर्वपक्षीय डेलीगेशन पूरे विश्व में भेजे और उसमें सब विपक्ष के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां जाकर उन्होंने ठीक ढंग से अपने को रिप्रेजेंट भी किया है। तो ये सबको साथ में लेकर राजनीति में विपक्ष का अपने आप में अंतर तब रहता है जब चुनाव है। 12 ही महीने इस प्रकार का अंतर नहीं रहना चाहिए, ये मोदी जी की धारणा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरे देश में बहुत अच्छी चर्चा, प्रचार, प्रबोधन हो रहा है। और उत्तराखंड ये पहला राज्य है जिन्होंने इस प्रकार का कानून वहां पारित किया और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे पूरे देश की जनता की जो मंशा है वो पूरी होगी और ये इस देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का आपने अभी जिक्र किया है। ये माना जा रहा है कि ये होना चाहिए और ये देश हित में है भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बस लोगों को इसके बारे में ढंग से पता होना चाहिए, जिसके लिए काम भी किया जा रहा है। अगर हम आपके शब्दों में कहें इसको लोगों के बीच में रखने को, तो क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से इसको लेकर? 5 ही साल, कभी पंचायत के चुनाव, कभी म्यूनसिपालिटीज़ के चुनाव, कभी कारपोरेशन के चुनाव, फिर कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा। 5 ही साल आदमी इलेक्शन के चक्कर में व्यस्त है। किसी के कारण उसकी वहाँ प्रोटोकॉल आचार संहिता लग रही है, उसमें विकास का काम हो नहीं रहा। देश का इतना बड़ा खर्चा, जो काम एट ए टाइम 1967 तक इस देश में विधानसभा और लोकसभा एक ही समय होता था। 2 डिब्बे रखे जाते थे और दोनों पोल होते थे। इसके तो हम भी साक्षी है, हमने वो देखा है। वो कोई कठिन बात नहीं है, पर देश का वाइडर इंटरेस्ट को सोचकर ये करना, खर्चा बचाना, इतनी बड़ी मशीनरी जो लगती है उसको बचाना, और सब पार्टी को पूरे सभी प्रदेशों के विकास के लिए ये अनिवार्य है, ये प्रायोरिटी से होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे उसकी भी सहमति बन रही है और ये काम होगा। चलिए, उम्मीद तो यही जताई जाए ये काम हो जो देश हित में है। मोदी सरकार उन कामों को कर रही है। यहाँ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ये माना जा रहा है कि मोदी जी की राह पर ही योगी जी चल रहे हैं। यूँ तो पार्टी के सभी नेता इसी राह पर चल रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम योगी जी की बात करें, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं कि उनकी है, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ योगी जी के कार्यभार को संभालने से पहले था, उसमें अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दीली हुई है, बहुत अच्छा लगा है और बहुत बेहतर काम भी हो रहे हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 2 धड़े हो गए हैं देश में, राज्य में। एक विशेष समुदाय को जो है वो उसके लिए कुछ गलत किया जा रहा है, या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। एक असंतुष्टि का भाव जो है एक विशेष समुदाय में है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस तरह की बातें गाहे बगाहे हम सुन रहे हैं। देश का माहौल जो है, लोगों का मानना है, या ख़ास तौर पर विपक्ष का मानना तो है ही, कि ख़राब होता जा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं? इस सवाल को, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना लेकर मोदी, वहाँ योगी जी काम कर रहे हैं। और अभी तो वहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में सरकार। उसके योगी जी आने के पहले वहाँ बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, कई काल कांग्रेस की भी सरकार रही।
वहाँ की गुनहगारी, वहाँ का क्रिमिनलाइजेशन, वहाँ की पुलिस यंत्रणा, कोई भी रिच आदमी यूपी में रह नहीं सकता, महिलाएं रात को बाहर निकल नहीं सकती, और इस प्रकार का असंतुष्टि का भाव, और पूरे देश में यूपी का लेबर बाहर जा रहा था अपने रोजगारी के लिए। जब से योगी जी आए हैं और कोरोना पीरियड में लोग वापस अपने गांव में गए, कोई बाहर नहीं गए। वहां की कानून व्यवस्था सबसे ठीक करने का सबसे बड़ा श्रेय योगी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई होगी तो वहां की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, रोजगार वहां पर तैयार हो रहा है, और इसके चलते हुए जिस आतंकवाद के कारण, जिस मुस्लिम गुंडों के कारण वहां की जो असुविधा थी और पूरा प्रदेश अस्वस्थ था, उसको ठीक करने का, शांत प्रदेश करने का, जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक वहां समृद्धि नहीं आ सकती। कोई भी उद्योग तब बढ़ेगा जब वहां स्थिरता होगी। तो ये योगी जी ने मन में रखा और उस प्रकार की कानून व्यवस्था वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है। कोई भी गुनहगार की ताकत नहीं है आज यूपी में जाकर वो कुछ करे, और इस प्रकार की भूमिका लेना ये कोई गलत बात थोड़ी है। इसलिए कोई दो धड़े करने की बात नहीं है। कोई भी गुनहगार के छोड़ा नहीं जाएगा, इस प्रकार की घोषणा योगी जी ने की है और उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चलिए, हमने दिल्ली की भी बात कर ली, हमने उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली, बिहार में इलेक्शन है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो काफ़ी तेज़ी से काफ़ी प्रशंसा जो है उनकी देखी जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी एक बार फिर से कोशिश है कि बिहार में एक बार फिर से उनकी जो पार्टी है अपना परचम लहराए। क्या आप मानते हैं ऐसा कोई कमाल या फिर ऐसा कोई इस इलेक्शन के बाद कोई ऐसा अहम निर्णय बिहार की जनता लेगी जो बहुत बदलाव कर देगी, या फिर से एक बार बीजेपी और फिर से वही नीतीश कुमार? लालू प्रसाद यादव जी के चारा घोटाले के बाद जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार आई, जिसमें नीतीश कुमार जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी है, और तब से अभी तक चल रही है। पहली बार हम बिहार को ऐसा देख रहे हैं कि बिहार का भी आदमी पूरे देश में जो रोजगार के लिए बाहर जाता था वो अब जाता नहीं है। बाकी प्रदेशों में लेबर मिल नहीं रही है क्योंकि ये बिहार का लेबर अपने देश में, अपने प्रदेश में रह रहा है। और बिहार का जिस प्रकार का विकास नीतीश जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश जी की जो मिलीजुली सरकार है इस कार्यकाल में हुआ है, ये लोग देख रहे हैं। इसलिए हमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है कि जिस प्रकार की भ्रष्टाचार का अल्टरनेट के रूप में हम वहाँ पर आए हैं और गए कई सालों से वहाँ पर सरकार होते हुए एक भी आरोप नहीं हुआ करप्शन का, कितनी बड़ी बात है। तो बिहार जैसे स्टेट को भी ठीक ढंग से नेतृत्व देने का काम हमने किया है। इस चुनाव में भी निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ केंद्र में और वहाँ के नीतीश जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से बिहार में हम रिपीट करेंगे। लोग विकास को चाहते हैं और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ में ले जाने की जो उनकी भूमिका है, इससे निश्चित रूप से बिहार का भी आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है और बिहार में हम वापस आएंगे। चलिए जाजू जी, सभी राज्यों की हमने बात कर ली है और उन बातों पर भी बात हुई जो हमने देखा है विपक्ष कई बार सवाल उठाता रहा। आपने बखूबी उन सभी बातों का जवाब दिया। देश की जनता के लिए ख़ास कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जो ज़रूरी लगता है आपको कि आज की इस आधुनिक युग में, बढ़ती भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लोगों से कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने भी ये बार बार कहा है, अभी हमारा अमृतकाल चल रहा है। 2047 तक देश को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का मोदी जी का सपना है और उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। फिर वो देश का स्वच्छता अभियान होगा, देश का लिटरेसी मिशन होगा, घर देने का कार्यक्रम होगा, रोजगार का कार्यक्रम होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना होगी, डिजिटल योजना होगी। ये सब बातों में मोदी जी बहुत दूरदृष्टि रख के काम करने वाले नेता है और केवल सरकार ने निर्णय ले लिए इससे देश आगे नहीं जाता, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए। 1947 में हम स्वतंत्र हुए पर आज भी पंचम जॉर्ज का पुतला इंडिया गेट पे लगा था। राजपथ को नाम बदलने का काम कर्तव्य पथ हमने किया, रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग का काम हमने किया, नाविक दल का झंडा बदलने का और उस पर शिवाजी महाराज के टाइम का झंडा लगाने का काम हमने किया, नया पार्लियामेंट बनाने का काम हमने किया। ये सब बातें देश की अस्मिता, देश की परंपरा,
देश का संस्कृति इसको व्यक्त करने वाली है। और मोदी जी ने यही कहा है कि देश का स्वत्व जो है उसको जगाकर लोगों में देशभक्ति का भाव निर्माण कर कर हम लोगों को इन सब बातों में मुख्य प्रवाह में लाएंगे और सब लोगों को मिलकर देश की तरक्की करेंगे। ये मोदी जी का सपना है और ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता के कारण ही जो विजनरी लीडर है उनके नेतृत्व में देश आगे जाता है। ये भारत ने प्रूव करके बताया है। देश की जनता ने भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। चलिए, आपकी इस बात ने एक प्रश्न मुझे दे दिया है, ये नाम परिवर्तन की जरूरत क्यों है, ये बदलाव क्यों? हर परिवार हो या गांव हो या देश हो, हर गांव की कुछ संस्कृति होती है, कल्चर होता है, परिपाटी होती है और भारत का परिचय तो इसी से जाना जाता है। यहाँ का व्यवहार, यहाँ की विवाह पद्धति, यहाँ की परिवार पद्धति, यहाँ की जॉइंट कुटुंब फैमिली, आज पूरा विश्व इससे मुक्त हो रहा है और आज उनकी चिंता है कि वापस इसकी ओर कैसे जाना। भारत की आध्यात्मिकता, सात्विकता, पवित्रता, इसके लिए भारत जाना जाता है, संस्कारों के लिए जाना जाता है। तो उसमें स्वाभाविक रूप से हमारी जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अध्यात्म, हमारे वास्तुशास्त्र, ये जो बातें गौरवान्वित करने वाली थी उसका युगानुकूल परिवर्तन कर कर लोगों को जगाना, इसमें लोगों का स्वदेश का भाव जगता है और लोग काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के नाम परिवर्तन करके लोगों का भाव जगाने का काम मोदी जी ने किया है। चलिए, नाम परिवर्तन से भाव जागे, ये पॉलिसी लेकर बीजेपी चल रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि देश की जनता जो है ना, वो जवाब मांगती है उन जनप्रतिनिधियों से ही जिनके साथ मिलकर वो आगे चलती है या फिर अपना मत देकर उन्हें सत्ता पर काबिज करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो उनके जहन में जो सवाल होंगे उन्हें आपके दिए हुए जवाबों से वो जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज की बातचीत में फिलहाल इतना ही। हम फिर से लौटेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, मिलेंगे आपसे एक बार फिर से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।